मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वो यहाँ पर नेता परिवार के लोग नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी लोग। तो हम लोग वहां पहुंचे, मैंने कहा पूछता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्या बात सुन रहे हैं और क्या समाधान निकाल रहे हैं। तो ऑटो वाला साथी हाथ जोड़ के बैठा था, बोला मुख्यमंत्री जी मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरी गाड़ी का फिटनेस एक्सपायर हो गया और जब मैं फिटनेस कराने के लिए रिन्यू कराने के लिए आरटीओ के दफ्तर गया तो मुझे 2-4 दिन टहला दिया और उसके बाद वो बाबू गैर हाजिर हो गया। करते करते 1 महीना मेरा फिटनेस नहीं हुआ और अब जब मैं गया हूं बाबू मिला है तो बोला फिटनेस जो है वो रिन्यूअल कराने की जो आपकी वैलिड डेट थी वो निकल गई है, 1500 रुपए पेनाल्टी लगेगी। तो सर मेरा ये 1500 रुपए फालतू लग रहा है। तो मैंने मन में सोचा कि केजरीवाल जी अब 1500 रुपए इसका माफ करवा देंगे किसी को फोन करके, लेकिन उनकी सोच देखिए, उन्होंने कहा अच्छा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को फोन लगवाया और बोले यार तुम लोग ये जो ऑटो वाले साथी हैं इन लोगों के लिए इतना बड़े बड़े रेट पेनाल्टी क्यों रखे हो 1500 रुपए की। तुम आज ही फाइल बना के प्रस्ताव बना के मेरे पास ले आओ और अधिकतम शुल्क जो है वो 50 रुपए कर दो। यानी एक ऑटो वाले की समस्या थी और पूरे दिल्ली के ऑटो वालों के लिए नियम में बदलाव कर दिया गया। ऐसी सोच वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। कोरोना के समय में सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ी तो उनकी पड़ी जिनकी गाड़ियों के पहिए थम गए और जो अपना रोज ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे सभी लोगों की लिस्ट बनवाई गई। आपके तमाम जानने वाले दिल्ली में होंगे, सरकार घाटे में थी, सरकार की भी सारी कमाई बंद हो चुकी थी, लेकिन ऐसे लिस्ट बना के लाखों ऑटो वालों के खाते में 5000 रुपए प्रति पर्सन लगातार सरकार डालती रही 3-4 महीने तक सभी के हाथ। ऐसे तमाम लेबर्स की लिस्ट बनवाई गई। हजारों लोग जो असंगठित मजदूर होते हैं जिनका लेबर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन था उन सबके खाते में 5000 रुपए। ये प्रयास करा कि कोई भूखा ना मरे। और 5000 रुपए के बावजूद दिल्ली में क्या सुविधाएं हैं, बिजली के बिल नहीं आते। 200 यूनिट तक का अगर खर्चा है, छोटा कमरा है जिसमें एक बत्ती, पंखा, कूलर और एक फ्रिज रखा है, टीवी चल रहा है, तो 200 यूनिट पार नहीं जाता और उसका बिल नहीं आता। सबसे बड़ी राहत तो कोरोना में ये कि बिजली के बिल नहीं आए। तीसरा ये कि सरकार लगातार खाने का प्रबंध जो है नजदीकी सरकारी स्कूलों में करती रही और घरों पे राशन की डिलीवरी कराती रही। यानी कुल मिला के आपका जीवन, अगर आप दिल्ली में हैं, गरीब हैं, दिल्ली में हैं, तो आप देश के सबसे खुशकिस्मत गरीब हैं कि आप दिल्ली में, जहां पूरी दुनिया की सरकारें अपने नागरिकों को कोरोना के समय में मदद दे रही थी, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी मदद मांग रहे थे। प्रधानमंत्री कोष में दान कीजिए, पड़ोसी का भी ध्यान रखिए, अपनी रोजगार नहीं चल रहा है वो भी छोड़ दीजिए, बिजली का बिल भी आएगा वो भी देते रहिए, बच्चों की स्कूल की फीस भी देते रहिए, सब देते रहिए और जो बचे वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करिए, क्योंकि हमको विदेश यात्रा करनी है, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, हमारा हवाई जहाज कैसे उड़ेगा। ये मानसिकता की सरकार चल रही है। आप लोगों को पता होगा कि आम आदमी पार्टी जो पार्टी से सरकार बनी है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो अगर साथ है तो वो हमारे ऑटो वालों का। हमारे पास प्रचार करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज भी हमारे पास प्रचार करने के लिए पैसे नहीं है। हम लोग क्या करते थे कि अपने पोस्टर लेके निकलते थे और ऑटो के पीछे चिपकाते थे। और ऑटो के पीछे पोस्टर चिपकाने वाले ये जो शुरुआत की गई, ये केजरीवाल साहब खुद किया करते थे अपने हाथों से। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब पोस्टर अभियान था तो मैं उनके साथ में हुआ करता था और ये ऑटो पे पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। दिल्ली के ऑटो पर अरविंद केजरीवाल जी के पोस्टर, जिसमें एक तरफ उनकी तस्वीर लगी हुई है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की निडर आवाज, और दूसरी तरफ शीला दीक्षित जी महिलाओं पर अपराध और महंगाई के 15 साल। दोनों में से आप किसको चुनेंगे? और सबको पता है कि दिल्ली की जनता ने ऑटो वालों के द्वारा फैलाए गए इस संदेश को समझा और देश में पहली बार दिल्ली की राजधानी में सरकार बना के दे दी।
हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। आपने हमें पहली बार में सरकार दी है, इसलिए हैसियत सारी आपकी है। हम आपसे हैं, आप हमसे नहीं है। इसलिए जब पता चला कि एक छोटे से तकनीकी खामी से सरकार के कागज में 1 की जगह 2 लिखा गया, इस तकनीकी खामी से आप लोगों की गाड़ियां रोड पर चलनी बंद हो गई, तो प्रीतपाल जी का फोन आया। मैं उस समय अपने किसी व्यापार के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। फोन आया कि इनको तुरंत राहत दी जाए और इनका मुद्दा उठाया जाए। मैंने आपका मुद्दा समझा और मुझे उसके बाद ऐसा लगा, देखिए अगर खाली राजनीति करनी हो तो झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। अगले दिन अखबार में फोटो छपती है, सबको अच्छा लगता है, फोटो छप गई। लेकिन मैंने इनसे कहा कि इसमें पार्टी का नाम पीछे कर दो, क्योंकि इनका मामला बहुत साधारण है। अगर ढंग से उठाया जाएगा तो इनको रिलीफ मिल जाएगी, और पार्टी का नाम लाएंगे तो अधिकारी खुद जानबूझ के नहीं करेगा कि पार्टी को क्रेडिट ना मिल जाएगा। तो हमारे गुरुजी हैं, इनका स्वराज आंदोलन ट्रस्ट बरसों से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। पहले भी ई रिक्शा के लिए लड़ाई लड़ी, अच्छी समझ है, इन्होंने कागज वागज इनको समझाए। और पहला जो लक्ष्य था ये था कि आपको पहले राहत मिले, उसके बाद किसको क्रेडिट लेना है देना है, कौन काम कर रहा है, आप भी कोई अनजान नहीं है, आपको सब पता है कौन इसके पीछे है। स्वराज आंदोलन ट्रस्ट ने आपकी बात को अधिकारियों के सामने रखा और आपको रिलीफ ला के दी, और नतीजा यह है कि आप लोग संतुष्ट आज यहां हमारे सामने बैठे हुए। हमारी खुशी इसमें है कि आपका काम हो गया। हमारी खुशी इसमें नहीं थी कि वो 1500 रुपए की माफी कराने के लिए ऑटो वाला जो मुख्यमंत्री सामने बैठा था, हम उसके 1500 रुपए माफ करा देते। हमें अच्छा ये लगा कि वो ऑटो वाला अपनी एक समस्या लाया, हमारा ध्यान उस समस्या पे गया और उस समस्या को हमने पूरी दिल्ली से खत्म कर दिया। ये सोच होनी चाहिए कि जो समस्या लेके आए और वो ऐसा काम करो कि दूसरे को भी प्रॉब्लम ना आए। एक एक का समाधान करेंगे तो आपकी जिंदगी इसमें बीत जाएगी और आप नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगाते रहेंगे, उम्र बीत जाएगी। वो काम नहीं करना। अभी बड़ा एक विवाद चल रहा है, नया मॉल खुला है, लुलु मॉल खुला है, विवाद चल रहा है। वहां किसी ने नमाज पढ़ दी, दूसरी तरफ से आदमी बोला नमाज पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम पाठ करेंगे। हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां नमाज भी सैकड़ों सालों से पढ़ते आए और पाठ भी सैकड़ों साल से चलते हैं, कभी झगड़ा नहीं था किसी से। तुमको नमाज पढ़नी है पढ़ लो, हम पानी पिला देंगे तुम्हें, हमारा पाठ चल रहा है तो तुम हमारी पाठ में मदद कर देना। हमारा ऐसा देश है भाईचारे का। हमें कभी किसी दूसरे की पूजा पाठ से तकलीफ नहीं हुई। हमारे बड़े मंगल पर मुसलमान साथियों ने आकर प्रसाद बांटे हैं और हम लोगों ने ईद में सबील लगाई हुई है। और ये 4 नेता आके बताते हैं कि नमाज से इसको दिक्कत है और हिंदू को उससे दिक्कत है। ये हमें भड़का रहे हैं। आज समस्या ये है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि किसी देश की तरक्की का रास्ता किसी मॉल में से और नमाज में से या मंदिर में से मस्जिद में से होके नहीं जाता है। देश की तरक्की का रास्ता स्कूल के क्लासरूम से होके जाता है, जहां हमारा बच्चा पढ़ता है। बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या मंदिर भेज के उसको महान बनाओगे, मस्जिद भेज के बनाओगे? पढ़ाई करेगा तब जाके समझेगा नेताओं को कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, हमको बांट रहे हो। और पढ़ाई नहीं करेगा तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, सुन के आपका खून खौल जाएगा, बहुत बढ़िया किया, जब नमाज पढ़े वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ दिया जाए। ये सब बातों में आप लोग फंसे रहेंगे। आपकी जरूरत क्या है? आपके बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आपकी जरूरत क्या है? आपकी सीएनजी का रेट बढ़ाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ आपकी नहीं है? बिजली का रेट बढ़ेगा, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? सीएनजी का, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का रेट बढ़ेगा, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? सबका घर चलाना मुश्किल कर दिया है और आप लोग कभी इकट्ठे होकर बात ना कर सके, इसलिए आपको लुलु मॉल दिखाया जाता है कि देखो वहां पर ये हो रहा है, आपका ध्यान भटकाने के लिए। हम जब 2 साल के थे, 4 साल के थे तो हमको कहा जाता था वो देखो कौवा ले गया तुम्हारा खिलौना, और हम ऊपर देखने लग जाते थे। हमारे बड़े लोग नीचे से कोई चीज गायब कर देते थे। आज हम लोग बड़े हो गए लेकिन खेल वही चल रहा है, देखो कौवा ले गया, देखो कौवा कान ले गया, खेल वही खेल रहे हैं। बड़े नहीं हो पा रहे हम लोग। क्यों नहीं आंख कान खोले जाएं और कहा जाए कि समस्या ये नहीं है, समस्या वो महंगाई है जो तुमने बढ़ा के रख दी है। समस्या ये है कि 25,000 कमा ले या 50,000 कमा ले, हमारा घर नहीं चल रहा है। समस्या ये है कि तुम्हारे आने के पहले
जो दाल 30-40 रुपए में मिल जाया करती थी वो 150 रुपए की हो गई। समस्या ये है कि जो हमारी घर की खाने की प्लेट की जो कीमत 10 रुपए थी आज 50-60 रुपए हो गई। ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? तुम एक के बाद एक उठाकर सब चीजें बेचे दे रहे हो, कभी सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया। अब इनमें नौकरी कहां निकलेगी? जब सरकारी सब संस्थान बेच दिए तो हमारा बच्चा कौन से कंपटीशन की पढ़ाई करके नौकरी कहां पाएगा? सबको अंबानी की नौकरी करनी पड़ेगी, सबको अडानी के यहां सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा। आपने आर्मी और सेना तक में जो संविदा और ठेके पर नौकरी निकाल दी, सरकारी विभाग में आपने नौकरी निकालनी बंद कर दी, अब ठेके पर नौकरी निकाल रहे हो। कुल मिला के पूरे भारत देश की जनता को ठेके का गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस चीज की 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह मिला करती थी, ठेके पे आप 10,000 रुपए में वो काम करने को मजबूर होंगे और 10,000 रुपए के बाद में आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए के खर्चे होंगे कि बच्चे को पढ़ाऊं कैसे, मैं गैस लाऊं कैसे, मैं बिजली का बिल दूं कैसे। आप इसी जाल में फंसे रहे, आप कुछ और सोच ना पाए, इसलिए आपके मोबाइल पे डेली सप्लाई आती रहती है। देखो मस्जिद में ये हो गया, मंदिर में ये हो गया, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ये हो गया। जरा इसको पहचानिए। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आपको तो थोड़ा हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये बात हमसे क्यों कह रहे हैं। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन में हम जितने लोगों से नहीं मिलते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं, जनसंपर्क नहीं करते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा लोगों से आप लोग मिलते हैं। सवारी आपके पास बैठती है, आपसे चर्चा करती है, कभी शहर के बारे में पूछती है, भाई कहां है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ आपस में बात करते हैं। आप सब लोग एक प्रचारक बन सकते हैं, प्रचारक। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी का नाम लीजिए, कहीं नाम मत लीजिए, लेकिन ये सही मुद्दों पे चर्चा तो करिए कि हमको कहां फंसाया जा रहा है। जो आपकी समस्या है वो आपके बैठने वाले जो सवारी है उनकी भी समस्या हुई है, उनका भी घर चलना मुश्किल हो रहा है। मर्सिडीज में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग आपके ऑटो में नहीं बैठते हैं, आप ही के जैसे लोग बैठते हैं। हमसे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकते हैं, ज्यादा अलग लोग नहीं बैठते। उनको भी बच्चे पढ़ाने, उनकी भी दिक्कत है, उनको जागरूक करिए। एक एक आदमी अगर अपने समाज के लोगों को जागरूक करना शुरू करेगा तो बिना पैसे की जागरूकता बढ़ती जाएगी, और जागरूकता बढ़ेगी तो सही जगह वोट पड़ेगा और सरकार आपके लिए सही काम करने के लिए मजबूर होगी। वरना क्या कारण है, क्या कारण है कि वो कुछ भी करते जा रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा। वो कोरोना में लाखों लोग मर गए, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, और पूरे प्रदेश में उन्होंने बोर्ड तनवा दिए कोरोना मैनेजमेंट में नंबर वन। अरे मौत में नंबर 1 थे हम लोग। शमशान घाट पे जगह नहीं बची थी, किसी अस्पताल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। आप लोग जानते हैं हर आदमी ने अपना कोई ना कोई जानने वाला खोया होगा, कोई ना कोई मर गया होगा बिना इलाज के लिए, लेकिन इस प्रदेश से आवाज नहीं निकली। दोबारा वो सरकार चुन के आई, इसलिए कि हम लोग फिर फंस गए प्रचार में। सब जगह बोर्ड लगे थे नंबर 1। हमने कहा 50 लाख लोग मर गए। मेरा एक भाजपाई दोस्त था, बोला ठीक तो है, योगी जी नहीं होते तो 1 करोड़ मर जाते। इतने हद तक हम लोग बेवकूफ हो गए, इस हद तक हम लोग फालतू बातें करने लगे। किसी अस्पताल में गांव में पैरासीटामॉल नहीं पहुंच पा रही थी, बिस्तर तो छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस के लिए 1-1 किलोमीटर का 5-5 हजार रुपए चार्ज किया गया, इसलिए कि सरकारी एम्बुलेंस ठप थी। तो कुल मिला के ये कि हम अपने मुद्दे पहचानेंगे कब? अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा और हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो देश का विकास करने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं है, विकास मैं भी कर लूंगा और आप अपने आप कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी कल कह रहे हैं कि हमने देश की जनता को इतना काबिल बना दिया है कि फ्री बांटने वाली पार्टियां अब नहीं चलेंगी, रेवड़ी बांटने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अरे तुम्हारे जितने दोस्त हैं, विजय माल्या और फलाने और नीरव मोदी, लाखों करोड़ रुपया बैंक का लूट के भाग गए, रेवड़ी तुमने बांटी है। एक आदमी को तुम पकड़ के यहां ला नहीं पाए, रेवड़ी यहां बांट रहे हो। और जो आदमी फ्री में शिक्षा दे रहा है, जो आदमी फ्री में इलाज दे रहा है, जो आदमी फ्री में बिजली दे रहा है गरीब आदमी को, तो उल्टा गरीब को भड़का रहे हो कि वो तुमको दे रहा है तो रेवड़ी बांट रहा है, इसका विरोध करो। यानी हमको मिलने वाली सुविधाओं का विरोध हम ही से करवाया जा रहा है, और हमसे जो आप सब कुछ लोग छीन ले रहे हो उसको आप कह रहे हो ये महानता है। यानी डकैती डालने को महानता बता रहे हो और सब कुछ सुविधा देने वाले को कह रहे हो कि रेवड़ी बांटी जा रही है। इन सब चीजों का विरोध करिए। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो लिखिए कि नहीं ये रेवड़ी कैसे हो गई, हमको चाहिए रेवड़ी। कह रहे हैं मुफ्त का नहीं चलेगा,
मुफ्त का कहां से हो गया भाई? जब आप सीएनजी अगर 80 रुपए की खरीद रहे हो तो 30 रुपया तो उसमें टैक्स है जो आप सरकार को पहले ही दे रहे हो। उस टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री का जहाज चल रहा है। उस टैक्स के पैसे से हमारे बच्चे को इलाज और स्कूल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमको कह रहे हो फ्री में। अरे फ्री में तुम चल रहे हो, तुम्हारे जहाज उड़ रहे, तुमने कोई खर्चा नहीं किया, तुमने कोई मेहनत नहीं करी, तुम टैक्स जमा नहीं कर रहे हो, हम तो दे रहे हैं। हमारा तो प्रीपेड है, मेरी बिजली में टैक्स है, मेरे मोबाइल का 2 रुपए की कॉल है उसमें भी सर्विस टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी कट रही है एक चीज जगह पर। मैं एक चाय भी पीता हूं तो उसके अंदर जीएसटी होती है, एक माचिस की डिब्बी खरीदता हूं उसके अंदर टैक्स होता है। फ्री बोल रहे हो? सब चीज का पैसा देकर तुम्हारी अय्याशी के लिए मैं सामान जुटा रहा हूं और तुम भाषण आकर मेरे मंच पर मेरे को कहते हो कि मैं मुफ्तखोर हूं। मुफ्तखोर तुम हो, तुम लोग मुफ्तखोर हो जो हमको कोई हमारी सुविधा वापस नहीं देना चाहते। दिल्ली में एक सरकार ऐसी चल रही है जो आपका टैक्स का पैसा लेती है तो बदले में आपको सारी सुविधा देती है, और उसके बाद भी देश की इकलौती सरकार है जिसको भारत सरकार का सीएजी कह रहा है कि सरकार प्रॉफिट में है, घाटा नहीं है। यानी हम ये कह रहे हैं अभी और पैसा पड़ा हुआ, अभी और हमसे सुविधा ले लो। पूरे पंजाब प्रदेश में आपको पता है बिजली फ्री हो गई है। हमने दिल्ली की बिजली फ्री करी तो यूपी में कहने लगे यूपी बहुत बड़ा है, यहां आसान नहीं है करना। पंजाब में कर दी हमने फ्री, 4 करोड़ आदमी रहता है वहां पर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां भी कराएंगे, लेकिन यहां कराने के लिए आपको इससे तो बाहर आना पड़ेगा कि मॉल में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो कि पूजा कर रहे हो, इन सब चीजों से तो बाहर निकलो। बिजली को मुद्दा बनाओ, शिक्षा को मुद्दा बनाओ, अस्पताल को मुद्दा बनाओ, सड़कों को मुद्दा बनाओ, टूटी हुई सड़कों को, अपराध को मुद्दा बनाओ, तब जाके हमारा काम होगा। तब जाके घर से बच्चों से हम नजरें मिला पाएंगे कि हाँ तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए हम सही सरकार को सही वोट दे के आए हैं। इस तरह का काम करना पड़ेगा। हमें आपसे मांग सिर्फ ये रहे हैं कि आप बस अपनी सोच बदलो और आपके साथ जो लोग हजारों लोग मिलते हैं उनके साथ चर्चा करो। एक बार रात को 12 बजे मैंने दिल्ली में एक ऑटो पकड़ा, मैंने कहा भैया जनकपुरी जाना है, तो बोला ठीक है भैया चलते हैं। चुनाव का माहौल था, वो हमसे बोला कि वोट किसको दे रहे हैं भैया, अपने आप चर्चा कर रहा है वोट किसको दे रहे हैं। मैंने उसको छेड़ने के लिए कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ मोदी जी को दे दो, बहुत तेज आदमी है, बहुत हवाई जहाज से चलता है, बड़ा बढ़िया आदमी। उसने ऑटो रोक दिया, बोला मैं आपको फ्री में ले चलूंगा लेकिन गलत आदमी को वोट ना दीजिएगा। ऑटो वाला समझा रहा है, तो मैंने कहा गलत कहां से हो गया? बोलो गरीबों के लिए क्या करता है, भाषण से गरीब के जेब में 1 भी रुपया आता हो तो बताइए सर, आप तो बड़े आदमी हैं, आपका तो काम चल जाता होगा मोदी से, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको भी मोदी ने क्या दिया। ऑटो वाला समझा रहा मुझे, आप हाथ रख के बताओ कि आपको क्या दिया मोदी ने। मैंने कहा नहीं दिया तो कुछ नहीं, लेकिन देश जो है वो सुरक्षित है, ये वो। बोले देश सुरक्षित रखने का काम सेना का होता है, मोदी नहीं है। सेना तो पहले भी मजबूत थी, 4 बार पाकिस्तान को हराया हमने, इन्होंने कौन सा नया काम कर दिया? ये एक दिल्ली के ऑटो वाले की समझ थी। 400 का सिलेंडर 1100 में आ रहा है। ये है मुद्दा कि 400 का 1100 हुआ कैसे, और कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। मुद्दा यहाँ है कि मेरी जेब से लूटपाट हो रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप हर बात में कहते हो हिंदू खतरे में। अरे जिस हिंदू का सारी कमाई तुम लूट लोगे तो खतरे में तो आ ही जाएंगे, हम अपने आप ही आ जाएंगे। राशन कहते हैं कि फ्री दे रहे हैं, लेकिन राशन पे लोग बैठे हैं, बता दिए किसी आदमी की एक आवाज बता दिए। क्या कारण है कि हमारी बड़ी गाड़ी दिन के छोटी हो जा रही है, तुम साइकिल से फॉर्च्यूनर पे आ जा रहे हो? कोई तो कहीं तो गड़बड़ चल रहा है ना। हमारे यहाँ तो पट्टी बांध के तुम अपना खेल खेल रहे हो। एक तो हिंदू मुस्लिम की बहस से बाहर निकलिए, जात बिरादरी से बाहर निकलिए और नए मुद्दों की बात करिए। मुद्दों की बात करना ज्यादा सरल है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में अगर ऑटो वालों ने दिल्ली को बदल दिया, सरकार बना दी, पंजाब में बदल दिया, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा दूर नहीं। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि लगिए अपने पहचानिए। बाकी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी इनके साथ आया ये यहाँ के विधायक के पास, राजेश्वर के पास। अभी रास्ते में भी आते हुए हम कह रहे थे घनश्याम सर से, मैंने कहा सर अगर पार्टी का नाम आने से दिक्कत है तो पार्टी को पीछे कर लीजिए, काम होना चाहिए। इस सोच के साथ चलते हैं। पहले आप लोग राजेश्वर के पास मतलब कहाँ? आप अपनी सवारियों से ये मत बोलो कौन पार्टी से कौन गलत है, आप सही मुद्दों की बात करो। आप उजाला फैलाओ, पूरा तरफ अंधेरा फैला है, ऑटो वाला एक दिया है, आपकी सवारी जो बैठी है दीपक जलाते चलो, दीपक से दीपक, एक तरफ एक दिन देखना दिवाली हो जाएगी। करिए।